नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की कविता यह दंतुरित मुस्कान की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। इन्होंने संस्कृत पाठशाला में अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में ये संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए। सन 1936 में नागार्जुन अध्ययन के लिए श्रीलंका गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सन 1938 में 2 साल के श्रीलंका प्रवास के बाद वे स्वदेश वापस आए। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इन्होंने बहुत बार भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने आदि हैं। उनका संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। राजनीति में सक्रिय सहयोग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। इन्होंने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। यह दंतुरित मुस्कान कविता में उन्होंने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन किया है। उनके अनुसार छोटे बच्चे की मुस्कान में जीवन का संदेश छिपा होता है जो निर्जीव में भी जान डाल देता है। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित बच्चों के जो नए नए दांत आते हैं। इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे की मोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया है। उस बच्चे के छोटे छोटे दांत अभी आने शुरू हुए हैं और उसकी मुस्कान को देखकर कवि अपने मन के भावों को विभिन्न बिंबों के माध्यम से प्रकट करता है। विभिन्न उदाहरण वो देता है। कवि कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजी मुस्कान बहुत सुंदर है। मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक मरा हुआ। कि तुम्हारी ये नन्हे दूधिया दांतों से युक्त मोहक मुस्कान बहुत प्रभावशाली है और इतनी प्रभावशाली कि वो मृतक व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। वह निर्जीव में भी भावनाओं का संचार करने की क्षमता रखती है। अर्थात इस मुस्कान से तो भावहीन व्यक्ति भी भावनाओं से भर उठता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर धूल मिट्टी, गात शरीर। तुम्हारे शरीर का अंग अंग धूल मिट्टी से सना हुआ है। कि बच्चा भी खेल कर आया है तो वो धूल मिट्टी में सना हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कमल का फूल। धूल मिट्टी से सने तुम्हारे अंग इतने आकर्षक लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा हो। कवि को लगता है कि कमल का फूल भी तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में उस बच्चे के रूप में आकर खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस स्पर्श। तुम्हारा प्राणदायक स्पर्श पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण पत्थर, चट्टान। तुम्हारे उस जीवन देने वाले स्पर्श से वह कठोर पत्थर भी, वो चट्टान भी पिघलकर मानो जल बन गया हो। कि वो पत्थर भी पिघल गया हो, उसमें भी जीवन का संचार
हो गया हो। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। बाज था कि बबूल, कि वो बाज था या बबूल था, लेकिन तुम्हारे स्पर्श से उससे भी शेफालिका के कोमल सुंदर फूल झड़ने लग गए। बांस और बबूल सूखा और कांटेदार पेड़ होता है, लेकिन बच्चे के स्पर्श से, उसकी मुस्कान से प्रभावित होकर वह भी कोमल मुलायम बन गया। कवि का कहना है कि उनका हृदय भी बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया था, परंतु बच्चे की उस कोमलता का स्पर्श पड़ने से ही उनके हृदय से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग गए, कि उसमें भी भावनाओं का संचार होने लगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कवि कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत समय बाद वहाँ आए हैं, वो अधिकतर बाहर ही रहते हैं, वो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत समय बाद वो अपने घर वापस आए हैं, तो वो कहते हैं कि शायद मेरे इतने दिनों बाद आने के कारण तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, कि तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष लगातार बिना पलक झपकाए देखना। अब कवि जब बहुत दिनों बाद आए हैं, तो उनका बच्चा जिसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। और जब कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, तो बच्चा किसी कोने से छिपकर उनकी तरफ देखता रहता है, क्योंकि उसकी उनसे पहचान नहीं होती। वैसे ही कवि का बेटा भी उन्हें दूर से ही अपलक देख रहा था, कि लगातार एकटक देख रहा था और उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, तो कवि को लगता है कि वो लगातार एकटक देखने से थक ना जाएं, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे कब तक ऐसे ही अपलक देखते रहोगे, कि टकटकी लगाकर देखते रहोगे। ऐसा ना हो कि तुम थक जाओ तो मैं ही अपनी आंखें फेर लूं, कि मैं ही तुम्हारी तरफ से अपनी दृष्टि हटा लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब बच्चे द्वारा ना पहचाने जाने के कारण कवि कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पहली मुलाकात है और तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। भाव यह है कि बच्चा भी बहुत छोटा है और वह पहली बार कवि को देख रहा है, तो उसके चेहरे पर अनजाने व्यक्ति से मिलने के भाव हैं और कवि को वो बहुत भोला भाला और सुंदर लग रहा है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। अब कवि बहुत लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापस आए हैं, तो अपने बच्चे के छोटे छोटे दांतों की चमक को देखकर वो बहुत प्रसन्न हैं। वो बच्चे से कहते हैं कि हे सुंदर मुस्कान वाले बच्चे, यदि आज तुम्हारी माँ यहाँ ना आई होती, तो मैं तुम्हारी इस मुस्कान को नहीं देख पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, कि ना तो मैं इस मुस्कान को देख पाता और ना मैं तुम्हें जान पाता, कि तुमसे मेरी पहचान नहीं होती। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और मैं तुम्हारी इस मोहक मुस्कान को देख नहीं पाता। अर्थात कवि बच्चे के लिए अपरिचित थे, किंतु बच्चा अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए अपनी माँ के आने पर जब वह मुस्कुराया, तब कवि उस बच्चे को और उसकी मुस्कुराहट को देख पाया। बच्चे की माँ ने बच्चे के और उसके पिता के मध्य एक सेतु का काम किया। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। वह उस बच्चे और उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें श्रेष्ठ मानता है, उन्हें धन्य मानता है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी
लंबे समय तक बाहर रहने वाला। इतर दूसरा। अब कवि लंबे समय से बाहर थे तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, कोई अन्य हूँ, अर्थात मैं पराया हूँ, अपरिचित हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक मेहमान की तरह हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? संपर्क संबंध, अतिथि मेहमान। कवि अपने आप को अपरिचित अतिथि जैसा मानते हैं क्योंकि अपने कार्यों के कारण वह लंबे समय से घर से दूर थे। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा था। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क पंचामृत, जो दही, घी, शहद, दूध, जल का मिश्रण होता है और हम पूजा में उसे अपने देवता के सामने रखते हैं। कि मेरे बाहर रहने पर, कि मेरे घर पे ना रहने पर तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है और उसने अपने स्नेह के पंचामृत से, कि अपने प्यार से आत्मीयता पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें अपना प्यार दिया है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी तिरछी निगाह से देखना। बच्चा कवि को पहचानने के प्रयास में अपनी माँ के पीछे छिपकर बार बार तिरछी नजरों से, टेढ़ी निगाहों से उनकी तरफ देखता है। और होती जबकि आंखें चार, वो हैरानी से टेढ़ी नजरों से, तिरछी नजरों से कवि को देख रहा था और जब उसकी नजरें कवि की नजरों से मिल जाती तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान सुंदर। और जब बच्चा तिरछी नजरों से कवि की तरफ देखता और उन दोनों की आंखें आपस में मिल जाती तो उसकी मुस्कान, उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान छा जाती वो कवि को बड़ी ही सुंदर और मन को मोहित करने वाली लग रही है। वो बच्चे की उस मुस्कान पर मुग्ध हैं। इस कविता में कवि ने बच्चे की स्वाभाविक, निश्चल और आकर्षक मुस्कान का वर्णन किया है और जिसको उसके छोटे छोटे दांत और भी सुंदर, लुभावना बना देते हैं। उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई छल नहीं होता। वह प्रत्येक मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसकी मुस्कुराहट में किसी भाव विहीन व्यक्ति के अंदर भी भाव भरने की क्षमता होती है। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।